हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक और लेक्चर लेकर के आई हूं इंडियन लीगल हिस्ट्री का। हाल ही में हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट को फिनिश किया है, तो मेरी तरफ से आपका जो सिलेबस है वो मोर देन 50% हो चुका है और अब हम लोग इस जर्नी को फिनिश करने की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। कुछ और क्लासेस देन हम लोगों का जो ये कंप्लीट कोर्स है, क्रैश कोर्स जो हमने शुरू किया था, वो वाइंड अप हो जाएगा। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने अभी सिलेबस 50% से कम ही कवर किया हो, मेरे अकॉर्डिंग स्पीड में आप नहीं चल रहे हो, राइट। क्योंकि आप लोगों के पास सिलेबस थोड़ा ज्यादा है। मैं अभी फिलहाल एक ही कोर्स आपको करवा रही हूँ, तो हो सकता है आप लोग अभी बाकी सिलेबस के ऊपर या बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर टाइम डिवोट कर रहे हो। अच्छी बात है, लेकिन जो सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का आने वाला है, राइट। तो हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्टर एक्ट 1853। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रोविजंस हमें स्टडी करने हैं। प्रोविजंस हम लोग स्टडी करेंगे। प्रोविजंस रिलेटिंग टू, आप हेडिंग डालेंगे मेरे साथ साथ में, प्रोविजंस रिलेटिंग टू चार्टर एक्ट 1853। प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्टर एक्ट 1853। अभी इसके अंदर में हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसके अंदर में हम लोगों को सबसे पहले प्रोविजंस को स्टडी करना है। जब हम लोग प्रोविजंस को स्टडी करेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इस एक्ट के अंदर में क्या बातें निकल करके आ रही थी। प्रोविजंस रिलेटिंग टू चार्टर एक्ट 1853 में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी हमेशा की तरह, जो आपको लर्न करने में बहुत ईजी रहेगा, राइट। तो मेरे ही हिसाब से आप लोग चलिएगा, मैं जिस हिसाब से आपको बताऊंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ताकि आप लोगों को लर्न हो जाए। हम लोग कुछ 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। हम लोग 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो 10 पॉइंट्स में मैं इस तरीके से चार्ट प्रिपेयर कर रही हूं, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो रहेगा टेरिटरीज से रिलेटेड, टेरिटरीज से रिलेटेड, ठीक है। पहला जो हमारा पॉइंट है वो किससे रिलेटेड होगा, टेरिटरीज से रिलेटेड। सेकंड जो हमारा पॉइंट है वो होगा डायरेक्टर्स से रिलेटेड, डायरेक्टर्स से रिलेटेड। थर्ड हमारा जो पॉइंट है, थर्ड हमारा सिविल सर्विसेज से रिलेटेड होगा, सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज। एंड फोर्थ पॉइंट जो हम लोगों का है, वो फोर्थ पॉइंट हम लोगों का होगा गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड, राइट। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ये एनलार्ज हुआ था, तो इसी की ही बात यहां पर होगी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो होगा सेपरेट गवर्नर का, सेपरेशन ऑफ गवर्नर, सेपरेशन ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब। ये हम लोग डिटेल में आगे चलेंगे, आगे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अभी फर्दर पॉइंट्स को मैं नीचे और डिजाइन कर रही हूँ, है ना। 1 2 3 4 5 4 5 पॉइंट्स हम लोगों के पास हो गए हैं। देन फर्दर में कुछ पॉइंट्स और यहाँ पर लिख रही हूँ, सेपरेट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का जो है वो है क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, ठीक है जी। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, कुछ नए प्रोविंस क्रिएट हुए थे। नाउ नेक्स्ट हम लोगों का है, नेक्स्ट हम लोगों का है सैलरी से रिलेटेड, नेक्स्ट हम लोगों का है सैलरी से रिलेटेड। इसको हम एक्सपेंडिचर भी इन अनदर वर्ड्स कह सकते हैं। कुछ बुक्स में अगर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर एक्सपेंडिचर वर्ड भी बहुत बार आपको देखने मिलेगा, ठीक है। तो सैलरी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। देन इसके अलावा हमारा जो पॉइंट है वो है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज का। यहाँ पर इंडियन लॉज फर्स्ट टाइम कोडिफिकेशन हुआ था उनका, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ Indian laws, codification of
इंडियन लॉज। डन है। नाउ नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड द फर्दर पॉइंट इज फर्दर आपका जो पॉइंट है या लास्ट जो पॉइंट है वो आपका क्या है? कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। ये लीजिए, ये आपके टोटल 10 पॉइंट्स हो गए हैं मेरे तरफ से, है ना। अभी किस तरीके से हम लोग इनको स्टडी करेंगे देखते हैं जरा। ओके, किस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करेंगे एक बार देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास मैंने कुछ की पॉइंट्स आपको दिए हैं, जिसमें फर्स्ट आपका टेरिटरी से रिलेटेड आएगा, सेकंड आपका डायरेक्टर होगा, थर्ड आपका सिविल सर्विसेज होगा, फोर्थ आपका गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्जमेंट से रिलेटेड होगा, सेपरेट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब। पंजाब में एलजी थे, राइट। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, सैलरी की बातें यहां पर आएगी, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन लास्ट इज कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। आप लोगों को मैं हाफ मिनट का टाइम दे रही हूं, जितना भी बोर्ड पर मैंने चार्ट ड्रॉ किया है आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग अपने टॉपिक को डिस्कस करने की तरफ बढ़ते हैं, राइट। सो मैं नई स्लाइड लेने की बजाय एक काम करती हूं, मैं फर्दर अपना मूव कर देती हूं स्लाइड, राइट। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या था? फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का था टेरिटरी से रिलेटेड। फर्स्ट पॉइंट हम लोगों का टेरिटरी से रिलेटेड था। ये देखिए, ये पॉइंट आप लोगों का था फर्स्ट, टेरिटरीज से रिलेटेड, राइट। टेरिटरीज से रिलेटेड जो पॉइंट है, इसमें हम लोगों को क्या बातें देखनी है? देखिए, एक्ट ने अलाउ किया था कंपनी को, एक्ट ने क्या किया था? अलाउ किया था कंपनी को टू गवर्न इट्स टेरिटरीज इन इंडिया, राइट। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? टेरिटरी का। तो नंबर 1 पॉइंट टेरिटरीज। टेरिटरीज में एक्ट ने अलाउ किया था, एक्ट अलाउड कंपनी टू गवर्न इट्स टेरिटरीज in India. Its territories in India. किसके बिहाफ पर? On behalf of her majesty. On behalf of her majesty. तो यहां लिख लीजिए on behalf of her मैजेस्टी, राइट। मैजेस्टी के बिहाफ पर टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए कंपनी को इस एक्ट ने अलाउ किया था, राइट। टेरिटरीज एक्ट ने अलाउ किया कंपनी को टू गवर्न इट्स टेरिटरीज इन इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ हर मैजेस्टी अंटिल एंड अदरवाइज पार्लियामेंट डायरेक्ट, राइट। पार्लियामेंट डायरेक्ट करेगा तभी ऐसा होगा, राइट। तो आप यहां लिख लीजिए, नोट बना करके, नोट की हेल्प से आप यहां लिख लीजिए until the parliament, better to write below this, until the parliament
should otherwise direct, should otherwise direct, all right, until the parliament should otherwise direct. नाउ ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ जिसमें हमें ये पता लगा कि एक्ट ने अलाउ किया था कंपनी को कि वो गवर्न कर सकती है अपनी टेरिटरीज इंडिया के अंदर में ऑन बिहाफ ऑफ हर मैजेस्टी, और ऐसा तब तक हो सकता है जब पार्लियामेंट, अंटिल पार्लियामेंट शुड अदरवाइज डायरेक्ट, राइट, पार्लियामेंट डायरेक्ट करेगी तो ऐसा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास जो है वो नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास है इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड, इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड, डायरेक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो फर्दर कर्टेल कर दिया गया था। तो सेकंड पॉइंट आप लोग यहां लिख लीजिए, सेकंड पॉइंट, इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड। अब कर्टेल का मतलब है कि कम किया होगा, पुट कट डाउन किया होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड, डायरेक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस था इसको फर्दर कर्टेल कर दिया गया था, क्लियर है। तो डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस को फर्दर कर्टेल किया था, इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड, कट डाउन किया था। अब ये कट डाउन किस तरीके से किया था, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स की जो नंबरिंग थी वो कितना था 24, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वर 24। तो यहाँ आप लिखेंगे डायरेक्टर्स 24 थे, 24 लिख करके आप इसको डिफरेंट पेन से कट कर दीजिएगा। मैंने डिफरेंट पेन से कट कर दिया क्योंकि मेरे पास इंटरेक्टिव पैनल है और मेरे पास टूल्स हैं, बट आपके पास हैंडमेड जो आपके पास हाथ में डिफरेंट कलर के पेन होंगे उनसे आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो रेड पेन से आप भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम में आपको प्रॉपर लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। एग्जामिनर को नहीं पता कि हमने क्यों क्रॉस किया है, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये पता होना चाहिए कि 24 डायरेक्टर्स अब नहीं है, पहले थे बट अब नहीं है। ये कट करने का मतलब ये है। तो 24 से जो लिमिट है वो कितनी हो गई, 18 की, 18 की। आई एम राइटिंग विद डिफरेंट कलर सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू। तो अब लिमिट क्या हो गई है, अब 18 डायरेक्टर्स की लिमिट हो गई है, ठीक है। इस 18 में से 6 नॉमिनीज ऑफ क्राउन, 6 को कौन नॉमिनेट करेगा, 6 नॉमिनीज ऑफ क्राउन। इस 18 में से कैसे हम डाइवर्ट करेंगे, 6 नॉमिनीज ऑफ क्राउन, क्राउन के नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है। 6 नॉमिनेटेड बाय क्राउन एंड कोरम ऑफ, कोरम कितना था, कोरम 13 का था, कोरम ऑफ 13। अब 13 का कोरम नहीं है, अब ये हट करके कितना हो गया है, 10 हो गया है। डिफरेंट कलर से मुझे भी बीच बीच में याद आ जाता है कि आप लोगों को डिफरेंट कलर से बताना है ताकि आपको पता रहे कि ये चेंज हुआ है ना। आई एम सॉरी, ये 10 होगा, ठीक है। तो अब 13 की जगह कोरम कितना हो गया है, 10। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस डायरेक्टर्स का फर्दर कर्टेल कर दिया गया था, डायरेक्टर्स का जो इन्फ्लुएंस था वो कम कर दिया गया था, डायरेक्टर्स का जो इंटरवेंशन था वो कम कर दिया था। 24 डायरेक्टर से हटा करके टोटल 18 डायरेक्टर कर दिए। 18 डायरेक्टर में से भी 6 नॉमिनेटेड बाय क्राउन होंगे और इसमें से भी कोरम जो होगा, कोरम क्या हुआ, 13 से कोरम, टोटल 13 का कोरम था, 13 में से अब कोरम कितना हो गया है, 10 का। अगर 10 मेंबर भी आ गए, 10 डायरेक्टर्स भी आ गए तो भी मीटिंग इनिशिएट की जा सकती है। इससे साफ साफ ये पता लग रहा है कि जो नॉमिनेटेड बाय क्राउन होंगे इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा कंपैरेटिवली अदर डायरेक्टर्स के, ठीक है। क्योंकि 10 में से आप देखिए अगर 6 पूरे के पूरे क्राउन वाले आ गए तो मेजॉरिटी इन्हीं की हो गई और डिसीजन अल्टीमेटली क्राउन के थ्रू जो डिसीजन होगा वही डिसीजन माना जाएगा। क्योंकि नॉमिनेटेड बाय क्राउन जितने भी मेंबर्स हैं वो अगर आ गए कोरम में तो यहाँ पर 6 डायरेक्टर्स, तो मेजॉरिटी तो वही हो गया, 60% तो वही हो गया। अब डिसीजन मेजॉरिटी ओपिनियन के बेसिस पर होगा, राइट। सो ये पॉइंट आपको यहाँ पर मैंने बताया, सेकेंड पॉइंट।
नाउ थर्ड पॉइंट हमारा है सिविल सर्विसेज से रिलेटेड। अब थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखने जा रहे हैं इंडियन सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल, सभी के लिए ओपन हो गया था इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। और रिक्रूटमेंट कैसे हुआ करता था? रिक्रूटमेंट, पहले एक काम करते हैं, इसको हम लोग टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल, इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल, ऑल राइट। सो ये आपका है सेकेंड पॉइंट। नाउ इस पॉइंट में हमें क्या लिखना है? ज्यादा कुछ लिखना नहीं है। रिक्रूटमेंट किसके थ्रू होने लगा था? कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, मैं डिफरेंट पेन से यहां पर लिखूंगी ताकि आप लोगों को विजिबिलिटी इजी हो जाए, राइट। रिक्रूटमेंट थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होने लगा, जो कि आज भी हो रहा है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के थ्रू रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है जी। यूपीएससी कंडक्ट करता है सिविल सर्विसेज का, या राइट, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। अगर स्टेट सिविल सर्विसेज की बात आती है, तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज की बात आती है तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कंडक्ट करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट सिविल सर्विसेज की, राइट। तो इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। देन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल enlarged, governor general legislative council enlarged. Fourth point is governor general's legislative council enlarged, legislative council enlarged, right. गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज्ड। अभी यहाँ पर हमें कुछ बातें देखनी है, थोड़ा सा इसमें डिटेल में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नर जनरल काउंसिल जो था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था वो एनलार्ज हुआ था, राइट। सो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज्ड, ओके। सो इस पॉइंट के अंदर में हम लोगों को क्या देखना है? एडिशन टू लॉ मेंबर टू गवर्नर जनरल काउंसिल। तो यहां पर क्या हुआ था? एडिशन हुआ था लॉ मेंबर का टू गवर्नर जनरल काउंसिल। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए, सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए एडिशन टू लॉ मेंबर, एडिशन टू लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल, इन गवर्नर जनरल काउंसिल। देन नेक्स्ट इज फंक्शन टू एडवाइस गवर्नर जनरल। इनका फंक्शन क्या था? लॉ मेंबर का, एडिशन तो कर दिया लॉ मेंबर का गवर्नर जनरल काउंसिल में, अब इनका फंक्शन था टू एडवाइस गवर्नर जनरल, राइट। सो फंक्शन to advise, function to advise गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और मजे की बात एक और बताऊं आपको, अभी यहां पर इनको क्या मिल गया है? राइट टू सिट एंड वोट, मतलब इनको मीटिंग के अंदर या काउंसिल के अंदर बैठने का और वोट करने का राइट मिल गया। तो यहां पर ये एक मेजर चेंज हुआ था। तो आप यहां पर लिख लीजिए, यहां आप लिख लीजिए
ये सब पॉइंट्स हैं। यहां आप लिख लीजिए राइट टू वोट एंड सिट, बैठने का और वोट करने का राइट इनको मिल गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल होगा इसमें, एक अदर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो आप यहां लिख लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल along with it one other judge of Supreme Court, one other judge of Supreme Court and one representative each of Bombay and Madras, and one representative from each of presidency, from each presidency। अब each presidency के अंदर में कौन कौन थे? बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, राइट, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सभी प्रेसिडेंसीज का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, राइट। एंड NWFP, राइट, NWFP, इसके साथ साथ एक और प्रोविंस आ गया NWFP स्टैंड्स फॉर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो आप यहां लिख लीजिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। एक एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हर एक प्रेसिडेंसी से। कहां से? बॉम्बे से एक होगा, मद्रास से एक होगा, बंगाल से होगा, ठीक है। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, और एक चीफ जस्टिस होगा बंगाल का, एक अदर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है जी। टोटल मेंबर जो है वो एक्सपैंड हो गए थे और टोटल 12 मेंबर्स हो गए थे, ठीक है। तो मेंबर जो है मेंबर्स एक्सपैंडेड टू काउंसिल के जो मेंबर थे वो कितने एक्सपैंड होकर के हो गए थे? टोटल 12 मेंबर्स हो गए थे, ठीक है जी। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वर 12। डन। तो एक्सपेंडेड काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो कितने हो गए थे? 12 हो गए थे। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है, डिटेल इसमें ज्यादा है, एक बार फिर से देखते हैं। गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज हुआ था। किस तरीके से एनलार्ज हुआ था? देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये कहा गया कि एक लॉ मेंबर को गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर में ऐड किया गया, एडिशन टू लॉ मेंबर इन गवर्नर जनरल काउंसिल। अब उसका फंक्शन क्या था? एडवाइस करना। किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल उसकी एडवाइस पर ध्यान देगा और उसके ओपिनियंस को कंसिडर करेगा, कंसिडरेशन के अंदर लेगा। देन राइट टू वोट मिला यहाँ पर, और सिट होने का यानी कि बैठने का काउंसिल के अंदर में राइट मिल गया। डन है, ये सब बातें हमने पढ़ी। अब यहाँ पर मेंबर्स की बात आएगी, किस तरीके से मेंबर्स, लॉ मेंबर्स यहाँ पर ऐड होंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ बंगाल, वन अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन वन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ईच प्रेसिडेंसी। ईच प्रेसिडेंसी में किस किस को रखा गया? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इससे भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, राइट। और एक्सपेंडेड काउंसिल के अब कितने टोटल मेंबर हो गए हैं? 12 मेंबर्स। बस इतनी सी बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। आप लोगों का अगर कुछ रह गया है तो नोट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट अब है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। अभी हम लोगों ने 4 पॉइंट तक कवर किया है, अब हम लोग 5th पॉइंट की तरफ पढ़ रहे हैं। 5th पॉइंट, ठीक है, 5th पॉइंट की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 5th पॉइंट हमारा क्या है? कोडिफिकेशन
इंडियन लॉज का कोडिफिकेशन हुआ था और यहां पर आए थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि लॉर्ड मैकॉले जिस समय थे उस समय पर कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज हुआ था, राइट। तो जो भी लॉ स्टूडेंट है उसको लॉर्ड मैकॉले के बारे में पता होना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था एक्चुअली लॉर्ड मैकॉले ने, राइट। क्योंकि हमारे जो इंडियन लॉज थे इनको कोडिफाई उसी समय पर ही किया गया। सो कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज। अभी इसके अंदर हम लोग देखते हैं, पहले तो आपको नाम लिखना है लॉर्ड मैकॉले का, तो यहां लिख लीजिए लॉर्ड मैकॉले, लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले, राइट। लॉर्ड मैकॉले का नाम आप लोग लिख लीजिए। देन फर्दर, अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंजीनियरिंग कमिश्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंजीनियरिंग इंग्लिश कमिश्नर, आई एम सॉरी, इंजीनियरिंग कमिश्नर नहीं, इंग्लिश कमिश्नर। अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंग्लिश कमिश्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंग्लिश कमिश्नर्स। अपॉइंटमेंट किसका हुआ था? अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंग्लिश कमिश्नर्स appointment of body of English commissioners to final legal form to the courts, to final legal forms to the courts, to final legal form to the courts। तो यहां पर क्या हुआ था? अपॉइंटमेंट हुआ था बॉडी ऑफ इंग्लिश कमिश्नर्स का टू फाइनल लीगल फॉर्म टू द कोर्ट्स, राइट, विच प्रिपेयर्ड बाय इंडियन लॉ कमीशन, विच प्रिपेयर्ड बाय इंडियन लॉ कमीशन। ये किसने प्रिपेयर किया था? इंडियन लॉ कमीशन ने, विच प्रिपेयर्ड बाय इंडियन लॉ कमीशन, विच प्रिपेयर्ड बाय इंडियन लॉ कमीशन, which prepared by Indian Law Commission। ठीक है जी। तो यहाँ हमें ये पता लग गया अपॉइंटमेंट हुआ था, अपॉइंटमेंट ऑफ बॉडी ऑफ इंग्लिश कमिश्नर्स टू फाइनल लीगल फॉर्म टू दी कोर्ट्स, और ये किसने प्रिपेयर किए थे? इंडियन लॉ कमीशन ने, राइट। तो आप लोग नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। देन नेक्स्ट हमारा है सेपरेट गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब, सेपरेट गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो 6 पॉइंट हमारा है सेपरेट गवर्नर्स ऑफ बंगाल एंड पंजाब, एंड पंजाब। यहां पर देखिए क्या हुआ था। सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब। अब देखिए बंगाल के अंदर तो गवर्नर थे, लेकिन पंजाब में क्या था? पंजाब में एलजी थे, राइट, एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर, राइट। तो बंगाल में आप लिख लीजिए, यहां मैं डिफरेंट कलर से मार्क करूंगी ताकि आपको ईज हो देखने में, है ना।
बंगाल में थे गवर्नर, और पंजाब के अंदर कौन थे, एलजी, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। डन। सो यहां पर हमारा 6 पॉइंट कवर होता है, आप लोग 6 पॉइंट लिख लीजिए। देन अब हम लोग मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। स्लाइड को मूव करते हुए हम लोग ऊपर भेज देंगे, बाद में इनको बुलाएंगे इनको, है ना। 7th पॉइंट अभी हम लोग अपना लिख रहे हैं। 7th पॉइंट, ओहो गड़बड़ हो गया ये तो। 7th पॉइंट, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, नए प्रोविंसेस का क्रिएशन हुआ था। कौन कौन से क्रिएशन हुए थे प्रोविंसेस के, असम, सेंट्रल प्रोविंस, NWFP, ठीक है। अभी हम लोग नोट डाउन करते हैं, पहले हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा सा टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें। क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, ऑलराइट। सो क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस के अंदर हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखिए इसमें हमें कुछ नाम लिखने हैं, जिसमें हमें नए प्रोविंसेस के अंदर में क्या क्या डालना है। फर्स्ट असम, देन सेकंड इज सेंट्रल प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस। थर्ड है NWFP, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बर्मा, ब्रिटिश बाल्चिस्तान एंड दिल्ली, बर्मा। नेक्स्ट आप लिखेंगे बर्मा, बर्मा, कॉमा, ब्रिटिश बाल्चिस्तान, ब्रिटिश बाल्चिस्तान एंड दिल्ली, राइट। नोट कर लीजिए, ये हमारे पास में प्रोविंसेस आए थे, नए प्रोविंसेस। नए प्रोविंसेस का क्रिएशन हमने किया था, जिसमें कौन कौन से थे, असम, सेंट्रल प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बर्मा, ब्रिटिश बाल्चिस्तान एंड दिल्ली, राइट। अब इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं सैलरी की। तो सैलरी कितनी हो गई थी, 500 पर ईयर, जो करेंसी उस समय पर थी उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो सैलरी आप यहां लिख लीजिए, सैलरी कितना हो गया था, सैलरी हो गया था, आई एम सॉरी, 500 पर ईयर, ठीक है। 500 पर ईयर सैलरी हो गई थी, राइट। और कितने लोग कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए, 12 में से कम 7 लोग प्रेजेंट होना मैंडेटरी था, राइट। 12 में से कम 7 पीपल्स मस्ट बी प्रेजेंटेड, प्रेजेंट मैंडेटरी था इनका, ठीक है, इनका प्रेजेंट होना मैंडेटरी था। 12 में से कम 7 लोगों का प्रेजेंट होना मैंडेटरी था, क्लियर है। तो 7 पीपल्स कम से कम प्रेजेंट होंगे ही होंगे। द प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 7 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 12 मेंबर्स वाज मेड एसेंशियल फॉर एनी लॉफुल मीटिंग। कोई भी लॉफुल मीटिंग अगर हुई तो उसमें से 12 में से कम 7 लोग प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये फॉर श्योर है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट है 7 मेंबर्स आउट ऑफ 12 मस्ट बी प्रेजेंट इन अ लॉ मीटिंग, इन अ लॉ मीटिंग, कंफ्यूजन ना हो, इन अ लॉ मीटिंग। कोई भी लॉ मीटिंग अगर हुई गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उसके अंदर में 7 मेंबर कम से कम प्रेजेंट होने ही होने चाहिए, प्रेजेंट मेंबर, प्रेजेंट मेंबर, ऑल राइट।
क्लियर है? देन नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? प्रोसीजर ऑफ, ये पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, सैलरी वाला, जिसमें हमें ये पता लग गया कि लॉ मीटिंग के अंदर में 12 में से कम 7 लोग प्रेजेंट होने ही होने चाहिए, और सैलरी कितनी होगी? 500 पर ईयर। देन नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, 9th पॉइंट, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में हम लोगों को क्या देखना है? देखिए, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम था, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को एज अ मॉडल रखा गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम पुट एज अ मॉडल फॉर पर्पसेस ऑफ मेकिंग लॉज। तो आप यहां लिख लीजिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम put as a model to making laws। लॉ बनाने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने एक मॉडल के रूप में रखा, ठीक है, टू मेकिंग लॉज, राइट। नाउ लास्ट पॉइंट इज कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल, या मैं कहूं 10th पॉइंट है, 10th पॉइंट है ना। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल। देखो, कोई भी बिल पास होगा, कोई भी बिल अगर पास होगा, राइट, हाउसेस से, हाउस ऑफ पीपल से या हाउसेस से अगर कोई भी बिल पास होता है तो उसको एसेंट के लिए गवर्नर जनरल के पास भेजा जाता है, तभी वो बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है, तभी वो लॉ बनता है। तो बिल पास्ड बाय हाउसेस, बिल पास्ड बाय हाउसेस, जो कि आज भी चल रहा है, अभी भी कोई लॉ पास हो रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। पहले हाउसेस से पास होता है, कमेटी एक बनाई जाती है उस बिल के लिए, देन वो लेट डाउन करती है बिफोर हाउसेस, जब भी पार्लियामेंट सेशन में होता है। जब हाउसेस से पास हो जाता है एक एक करके, देन फिर इसके बाद प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए जाता है। तो इस समय पर बिल जब पास होता था तो वो एसेंट के लिए गवर्नर जनरल के पास जाया करता था, राइट। तो बिल पास्ड फ्रॉम हाउसेस must be assented by governor general and must be assented by governor general। और वीटो की जो पावर थी, वीटो पावर जो थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास हुआ करती थी, राइट। एंड वीटोड पावर, गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास हुआ करती थी, ठीक है। वीटो की जो पावर है वो किसके पास हुआ करती थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। मैं स्क्रीन से हट गई हूं ताकि आप लोग नोट कर पाए। तो बिल पास्ड फ्रॉम हाउसेस मस्ट बी असेंटेड बाय गवर्नर जनरल एंड वीटोड पावर किसके पास थी? गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। वीटो की पावर गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास थी। ऑल राइट, सो यहां पर आप लोगों को मैंने टोटल 10 पॉइंट्स कवर करवाए हैं जो कि प्रोविजन बताते हैं चार्टर एक्ट 1853 के बारे में। चार्टर एक्ट 1853 के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि
हमने क्या क्या पढ़ा है इस क्लास में। टोटल 10 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है। तो 10 पॉइंट्स में हमने प्रोविजन जान लिए हैं। अब एक बार इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं अपने मटेरियल से। तो इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा कुछ खास लिखा नहीं है। जो बातें हम लोगों ने प्रोविजंस के अंदर पढ़ी है, इनसे हमें आइडिया लग जाएगा कि इंपॉर्टेंस क्या थी इस एक्ट की। देखो, लॉ, यहाँ पर लॉ मेंबर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज की बात की गई, जो एक्सपेंडिचर थे सैलरी की यहाँ पर बात की गई है ना, और इसके अलावा टेरिटरीज के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो बहुत सारी बातें, जितनी भी 10 बातें हमने की हैं, ये सब इंपॉर्टेंस लगी पिछले एक्ट्स के अकॉर्डिंग, तभी हमने इस एक्ट को यहाँ पर चार्टर एक्ट 1853 को लेकर के आए, राइट। अभी बात करते हैं, दिस एक्ट वाज स्टेप फॉरवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन ऑफ इंडिया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ था इंडिया के अंदर में, राइट। तो ये एक स्टेप फॉरवर्ड था, ये जो एक्ट था वो एक स्टेप फॉरवर्ड था टू कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। The most welcome feature of this act was enlargement of Governor General's Executive Council। तो यहाँ जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था वो गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पस था। जैसा कि मैंने आपको बताया, लॉ मेंबर्स फर्स्ट टाइम यहाँ पर लाए गए, है ना। द लेजिस्लेटिव विंग बिगेन टू फंक्शन एज पार्लियामेंट इन मिनिएचर एंड अडॉप्टेड द सेम बिजनेस प्रोसीजर एज प्रैक्टिस्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। सेम बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। एवरी बिल बिफोर बीइंग गिवन द स्टैम्प ऑफ फाइनलिटी पास थ्रू 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग से हर एक बिल पास हुआ करता था, और स्क्रूटनी हुआ करती थी बाय एक्सपर्ट कमेटी, जैसा कि आज भी होता है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो शोड इंक्लाइनेशन टू इंक्वायर इनटू एग्जीक्यूटिव बिजनेस एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्ट ऑफ ओमिशन एंड कमीशन। अगर कोई भी एक्ट कोई भी ऐसा काम एग्जीक्यूटिव्स ने किया है जो गलत है, तो उसके लिए उसको क्रिटिसाइज भी किया जाता था, राइट। तो ये सब बातें हम लोगों ने देखी हैं। देन अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो हो चुका है वाइंड अप, और एक बार हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने किया है अपने टॉपिक में। ये लास्ट रीडिंग जो मैंने आपको नोट से दिलवाई है, ये मैंने इसीलिए दिलवाया है कि आपको पता लगे कि जो हम लोगों ने पढ़ा है सेम एज इट इज बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, है ना। कुछ भी बदला हुआ नहीं है, बदला हुआ कुछ नहीं है। आप परेशान मत हुआ करिए, मैं कुछ भी ऐसा नहीं रहने दूंगी जो कि आप लोगों का मिस हो जाए। जहां मुझे लगेगा जरूरत है कवर करवाने की, मैं पूरा पूरा कवर करवाऊंगी, है ना। तो एक बार देखते हैं टोटल 10 पॉइंट्स। प्रोविजन रिलेटिंग टू चार्टर एक्ट 1853, जिसमें टेरिटरीज की बात थी, डायरेक्टर्स की बात थी, सिविल सर्विसेज फर्स्ट टाइम यहाँ पर इंडिया में इंडियन सिविल सर्विसेज आया था, ओपन हुआ था सभी के लिए, रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हुआ करता था। गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई, जिसमें लॉ मेकिंग बॉडीज और लॉ मेकिंग जो बॉडीज हैं उनके अंदर में मेंबर्स सेटअप किए गए थे, राइट। सेपरेट ऑफ गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस, सैलरी की बात की, कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ, प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देन काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है। देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 था जिसमें हमने टेरिटरी का जिक्र किया। सेकंड पॉइंट नंबर 2 था इन्फ्लुएंस ऑफ डायरेक्टर्स फर्दर कर्टेल्ड। थर्ड है इंडियन सिविल सर्विसेज ओपन फॉर ऑल, रिक्रूटमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू हुआ। फोर्थ है गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एनलार्ज्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट है कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज, जिसमें लॉर्ड मैकॉले के बारे में हमने पढ़ा, और हमें ये पता लगा कि उन्होंने इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था हमारे इंडियन लीगल सिस्टम के अंदर। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले का जो नाम है वो बहुत प्रीवियस जितने लॉज होंगे ना, पुराने लॉ होंगे, उनके अंदर में दिखेगा आपको। 1853 के बाद वाले जितने लॉ होंगे, जैसे आईपीसी है, आईपीसी के अंदर में आपको लॉर्ड मैकॉले का नाम बहुत फ्रीक्वेंटली देखने मिलेगा, है ना। तो आईपीसी भी बहुत पुराना लॉ है, राइट। अब यहाँ पर सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ प्रोविंसेस, फिर हमने सैलरी की बात की। सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल एंड पंजाब के बाद हमने क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस की बात की, जहां पर हमने प्रोविंसेस देखे, कुछ 6 प्रोविंसेस हमने नए क्रिएट किए थे। सैलरी की बातें हम लोगों ने की। सैलरी के बाद में हम लोगों ने प्रोसीजर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात किया। लास्ट हमने कंसेंट ऑफ गवर्नर जनरल के बारे में बात किया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, चार्टर एक्ट 1853। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के लिए फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे। उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर यूजफुल लगेगा।
और अगर आप एक बार इसको अपने मटेरियल से स्टडी करेंगे तो आपको कुछ भी ऐसा रियलाइज नहीं होगा कि मैंने कुछ भी स्किप किया है। सब कुछ आपको एज इट इज वहां पर देखने मिलेगा। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर मैंने आपको डिटेलिंग के अंदर बताया है, राइट। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां मैंने आपको कंप्लीट डिटेल्स के अकॉर्डिंग बताया है, कंप्लीट डिटेल्स के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको कवर करवा दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, सो दैट कि उन लोगों की भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए। फ्रेंडशिप में थोड़ा हेल्प करना तो बनता है, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक और नए एक्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।